स्कर्दू टीवी का अदबी प्रोग्राम बज़्म सुखन इस वक्त आप देख रहे हैं और हम मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शादाब एहसानी के साथ और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब का एक हवाला, और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हवाला, पाकिस्तानी बयानियाँ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी बयानियाँ दरअसल डॉक्टर शादाब एहसानी के वसी तर इल्मी अदबी तजुर्बे का निचोड़ है। तो हम पाकिस्तानी बयानी के हवाले से बात करेंगे। ये पाकिस्तानी बयानिया क्या है, पाकिस्तानी बयानिया तहरीक क्या है। इस झेल में डॉक्टर साहब ने जो फरमाया था कि भाई कोई भी कौम, कोई भी मुल्क जो है अपने बयानिए के बग़ैर वो उसके डार्क एजेस होते हैं। डॉक्टर साहब वजाहत फरमाइए, पाकिस्तानी बयानिया, ये बयानिया ख़ुद क्या है? असल में जब हम बयानिए की बात करते हैं तो उसमें गलतफहमी ये पैदा हो जाती है कि, और इस गलतफहमी का जो बनाने में या गलतफहमी पैदा करने में हमारे यहाँ का जो मीडिया है वो भी किरदार अदा कर रहा है। कहने लगी ये नवाज शरीफ का बयानिया, हुकूमत का बयानिया, जरदारी का, अपोजिशन का बयानिया। तो ये बयानिया जो है बयानिया नहीं है, ये मौक़िफ़ है। मौक़िफ़ जिसे अंग्रेज़ी में हम स्टांस कहते हैं। अच्छा, जिस बयानिए की बात मैं कर रहा हूँ वो नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। नैरेटिव जो है वो नरेटर से है। नरेटर कहते हैं कहानीकार को, कहानी लिखने वाले को, तहलीकार को, कहानीकार। जब कहानी होती है तो खित्ता होता है, खित्ता होता है तो किरदार होते हैं, किरदार होते हैं तो कल्चर होता है, ज़बान होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नैरेटिव जो है वो उस खित्ते के तशख़्ख़ुस का मामला है, खित्ते के आइडेंटिटी का मामला, तशख़्ख़ुस का मामला, पहचान का मामला, शनाख्त का मामला है। अच्छा, जिस खित्ते के पास अपनी शनाख्त नहीं होती तो वो खित्ता जो है डार्क एजिस से, तारीख अहद से गुजर रहा होता है। 600 बरस इस तारीख अहद से निकलने में लगे यूरोप को। और यूरोप का हाल, एक ज़माना वो था कि जब जर्मनी के 200 सूबे थे और उस तारीख अहद में का जो किस्सा था, हमारे यहाँ तो उस दर्जे दहशतगर्दी आई भी नहीं है अभी तक जिस दर्जा वहाँ दहशतगर्दी थी। और जो हमारे यहाँ तो औरत का इस्तेसाल उस तरह पहुँचा भी नहीं अभी तक जिस तरह वो इस्तेसाल से गुज़र के आ रहे हैं। और अगर वो अपने नैरेटिव की तरफ, अपने बयानिए की तरफ, अपने तशख़्ख़ुस की तरफ, अपनी पहचान की तरफ ना आते तो यकीनन वो डार्क एजेस में मुब्तला होते और फॉलो कर रहे होते, पैरवी कर रहे होते। और ये जो निकलने में जो किरदार अदा किया है, ये जो 4 कंपनियां उनकी बनी थीं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि मुसलमानों का जो किस्सा रहा वो आ गया स्पेन में। स्पेन में पहली यूनिवर्सिटी मुसलमानों की बनी 859 में और फिर जामे उल अज़हर 1196 में। अच्छा, उसके बाद के किस्से हैं सारे। अच्छा, जब यहाँ एक अजीब सी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि देखिए, ये जो पहचान क्या होती है, कल्चर क्या होता है, जब मालूम हुआ, चाहे वो तौरेत लगा लें, आसमानी किताबें लगा लें, और या हम अपनी आखिरी किताब लगा लें, कुरान 114 सूरों का जो शान नज़ूल है वो अरब कल्चर से जुड़ा हुआ है। और अगर वो अरब कल्चर से जुड़ा हुआ ना होता तो इबलाग कैसे होता? इबलाग का मामला रुक जाता। सही है, रुक जाता ना। वो शान नज़ूल और सबब नज़ूल जो है वो उसका ही कल्चर है वहाँ सारा। अच्छा, यही हाल जितनी आसमानी किताबें हैं वो है। अच्छा, अब ये जब तशख़्ख़ुस, यानी हम ये कहते हैं रिलीजियस जो नैरेटिव है, तो वो जब किसी और ख़ित्ते में जाता है तो होना तो ये चाहिए था। ये हमने स्पेन में इसका तजर्बा किया तो
वहाँ पर स्पेनिश ज़बान को अख्तियार किया गया। अच्छा। शुरू में हुआ ये कि कोई फ़लसफ़े पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती थी स्पेन में भी। ये जो मसमूदी ख़ानदान था वहाँ, जो कि अपना मालकियों का फ़िक़ा जो है लेकर वहाँ पहुँचा और फ़लसफ़ियाना नौयत इख्तियार की। बाद में फिर आप ये देखिए कि कैसे बड़े लोग निकले। वहाँ का जो बतरूजी एक साइंटिस्ट था जिसने किताबुल हयात लिखी, हयात यानी जिसे हम कहें हिंसे से जो आपका हैयत से अच्छा, हयात है ना, तो सबसे पहला वो कोपरनिकस से भी पहले का आदमी है जिसने कहा कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। अच्छा, अब ये हम कैसे जान सकते, नहीं जान सकते ना। तो अब ये सारी चीज़ें अगर इसको जानना हो तो आप हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ें जो जॉर्ज सार्टन ने लिखी है, वो पूरा स्पेन आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा खैर, तो हम वहीं आते हैं। तो जब इन्होंने अपने तशख़्ख़ुस की तरफ देखा और ये 15वीं सदी से इनके यहाँ शुरू हुआ अपना निशतुस्सानिया जिसे हम कहते हैं, रेनेसां जिसे हम कहते हैं, तो ये जो इधर मुसलमानों टर्की और इधर जो पढ़ के जा रहे थे, उन्होंने मिलान और आपका इटली में मिलान, पाडवा यानी ये यूनिवर्सिटीज़ खोली इटली के अंदर जाकर ना। यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने एक तहरीक बर्पा की, फिर ह्यूमनिज़्म की एक तहरीक चली और वो पूरे असरात मुरतब हुए। और फिर 16वीं सदी के अंदर जो आपका था, जो सवालात चश्मा किए उसने, जो प्रोटेस्ट किया जिससे प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर ने, तो वहाँ से फिर प्रोटेस्टेंट एक फ़िरका निकला। वरना आप ये देखिए कि पाडवा यूनिवर्सिटी का गैलीलियो जो था उसको सज़ाए मौत और सज़ा दी गई, यानी जिसे हम कहें चर्च ने यानी पादरियों ने। और इसी वजह से एक वो रूप आया पादरियों का कि जिसमें कांट का ये कहना कि हज़रत ईसा ने तो अल्लाह की हुक्मरानी चाहिए थी, गॉड की हुक्मरानी चाहिए थी, लेकिन इन पादरियों ने अपनी हुकूमत बना ली। तो अच्छा, ऐसा मज़हब में होता चला जाता है। जिस तरह मतलब ये हुआ वेदों के अंदर जो है वो ब्रह्मा के मानने वाले में वो जो है ना ब्राह्मण पैदा हो गया और उसमें ज़ात पात का मामला हो गया। तो ये इस तरह अच्छा ये होता ही है कि जब मज़हब जो है माइग्रेट करता है, रिलीजन माइग्रेट करता है, तो जब तक वहाँ के कल्चर से जुड़कर उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाता है तब जो है उसको फ़रोग नसीब होता है। और अगर वो नहीं होता सिलसिला तो फिर जो है उसकी गलत तौजी और तोज़ी होने लगती है और उसी मजहबी नौइयत में फ़िरक़े पैदा हो जाती हैं। तो ये एक पूरा एक डिस्कोर्स समझ लें इसको। तो खैर, तो अब हम वहीं से आते हैं। तो हमने ये बताया आपको बुनियादी तौर पर कि जिस कौम का अपना तशख़्ख़ुस नहीं होता वो ज़हनी ग़ुलामी से गुज़र रहा होता है और वो डार्क एजेस होते हैं। वो अपने ख़ित्ते के लिए नहीं कर रहा होता बल्कि दुख किसी के होते हैं और आंसू जो है वो ग़ुलामों के होते हैं। अच्छा, खुशियाँ उनकी होती हैं और कह के ये लगा रहे होते हैं ग़ुलाम। तो अब ये वाले जो मसाइल हैं हमारे इस ख़ित्ते में ज़माने क़दीम से हैं। ये हिंदुस्तान एक ऐसा ख़ित्ता है जहाँ बैरूनी ज़बानों के ज़रिए इक़्तिदार पर गिरफ्त रखी गई है। संस्कृत मकामी ज़बान नहीं है, आपका फ़ारसी मकामी ज़बान नहीं है, अंग्रेज़ी मकामी ज़बान नहीं है। अच्छा, होता यह है कि जब हम यानी आज़ादी हासिल करने की तरफ जाते हैं तो अब ये सारे ग़ुलामों की ज़िंदगी गुजार रहे थे बहुत सारे, जैसे अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो अमेरिका में जो ज़बान थी वो भी अंग्रेज़ी थी, ग़ुलामों की ज़बान भी अंग्रेज़ी थी और आकाओं की ज़बान भी अंग्रेज़ी थी। 1763 में जोनाथन एडवर्ड्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो रोशन ख़याल है और
यानी ताकुली नौयत अख्तियार करता है और जोनाथन एडवर्ड्स जो है मजहबी नौयत अख्तियार करता है। अच्छा, इस ज़ोरों पर आज़ादी की तहरीक इन्होंने चलाई। ये जो 63 था, हमारे यहाँ शुजाउद्दौला जो है बक्सर की लड़ाई हार रहा था और वहाँ आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि दानिश्वर कौम बनाते हैं, तो अमेरिका के जो दानिश्वर थे, जोइल बार्लो, फिलिप फ्रेनियो और जॉन ट्रम्बल, उन्होंने जो नज़में लिखी, उन्होंने ये कहा कि अब हम जो है ब्रिटिश नैरेटिव को रिजेक्ट करते हैं, बरतानवी तशख़्ख़ुस को यानी रद्द करते हैं। अब हम अपने तशख़्ख़ुस के साथ जिएंगे, अपनी आइडेंटिटी के साथ जिएंगे। अब हमारे यहाँ मिल्टन पैदा होगा, हमारे यहाँ शेक्सपियर पैदा होगा और हमारे यहाँ बड़ा आदमी पैदा होगा। तो हमने देखा कि इससे पहले यानी ऐसा नावल नहीं लिखा गया। हरमन मेलविल का जो नावल है मोबी डिक, यानी जो शिकारियात पर है, और उसके अंदर उन्होंने नावल निगार ने इंसानी ज़िंदगी को यानी शार्क मछली से जोड़कर जो है ना कशीद किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा तजर्बा है और इसका तर्जुमा हमारे यहाँ अस्करी साहब ने किया है। मोबी डिक नावल इतना सा है, तर्जुमा इतना है उसका। तो मोहम्मद हसन अस्करी का तर्जुमा है मोबी डिक। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसा शायर पैदा हो गया वहाँ। अच्छा, बड़े लोग पैदा होना शुरू हो गए। नतीजा ये हुआ कि जब 1776 में वो लोग आज़ाद हुए, तो अब वो नैरेटिव की तरफ रहे। आज़ादी से ही वो बरतानवी जो नैरेटिव था उसको रद्द करते हुए आगे बढ़े। वो खाना जंगी भी हुई, लेकिन उन्होंने अपना नैरेटिव जो नहीं छोड़ा, अपने तशख़्ख़ुस के साथ ज़िंदा रहे। तो यहाँ इब्राहिम लिंकन मर्डर हुआ, उसके बावजूद अच्छा जब तशख़्ख़ुस हो गया तो तशख़्ख़ुस जो है बज़ाते ख़ुद एक यूनिटी पैदा कर देता है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अमेरिका जो है वाशिंगटन से अलास्का की फ़्लाइट जो है 12 से 14 घंटे की है, और ये 12 से 14 घंटे में मुख्तलिफ़ कल्चर बस रहे हैं वहाँ पर। यानी न्यूयॉर्क का आदमी या वाशिंगटन का आदमी अलास्का के साथ वाले के साथ रहना सोच भी नहीं सकता है, ना ये सोच सकता है। लेकिन इतना फ़र्क और इतना डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ कल्चर, इसके बावजूद अमेरिका नहीं टूट रहा है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक अमेरिकन नैरेटिव पाया जाता है। अच्छा, हमारे पास 4 घंटे की मसाफत पर था और 4 घंटे की मसाफत पर ढाका जब था कि जब फ़्लाइट के गुज़रने का पर पाबंदी लगा दी थी अपने एरिया से इंडिया ने, वरना तो इससे भी कम 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट थी। ठीक है, उस 4 घंटे की फ़्लाइट पर पाकिस्तान होने के बावजूद पाकिस्तान टूट गया। क्यों टूट गया? दोनों तरफ पाकिस्तानी नैरेटिव नहीं था। अच्छा, नैरेटिव कब बनता है? जिससे आपने आज़ादी हासिल की हो, पहले आप उसको रद्द करें, नैरेटिव को रिजेक्ट करें, जैसे अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने भी आज़ादी हासिल की बरतानिया से, आपने भी बरतानिया से हासिल किया आज़ादी हैं, लेकिन आप जो है अभी तक उस पैरवी से आप डिफ़ॉल्ट का ख़तरा और ये ख़तरा। अच्छा, जिसके पास अपना नैरेटिव नहीं होता उसकी इकोनॉमी कभी ठीक हो ही नहीं सकती है। यानी उसका कोई डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ ठीक नहीं हो सकता, एजुकेशन भी ठीक नहीं हो सकती, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता उसका। तो इस लिहाज से हम ये देखते हैं तो और ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि नैरेटिव कितनी बड़ी क़ुव्वत है कि आज अमेरिका सुपर पावर भी है और आज अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश भी होती है। ये अनहोनी भी हो गया ना, वो नैरेटिव की वजह से हुआ। अच्छा, फिर हमारे पास हमारा नैरेटिव नहीं है। देखिए ना, अब दुनिया जब 45 के बाद
यानी जहाँ से दूसरी जंग अजीम का ख़ात्मा हुआ और यूएनओ की तश्कील हुई, तो दुनिया जो है अब वतनी तसव्वुर पर आ गई। अब ये चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा है का ज़माना नहीं है, अब ज़माना नहीं है। ठीक है। और आपने देखा कि जब ये दुनिया उस तरफ आ रही थी तो प्रोटेस्टेंट जो था यूके होता जा रहा था और प्रोटेस्टेंट जर्मनी हो गया था। और आपने देखा कि मज़हब भी यानी वतन से जुड़कर हो गया वहाँ पर, यानी फ्रांस जो है कैथोलिक फ्रांस कहलाता है। अब हम जो है उसी बुनियाद पर हमने क्या किया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कर दिया। लेकिन हमारे पास इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो हमने कर लिया, इस्लाम की बात कर ली, जहाँ पर इस्लाम मुसलमान ज़्यादा हों वहाँ पर मतलब ये शुबा ही नहीं किया जा सकता कि यहाँ कोई गैर इस्लामी आइन में कोई चीज़ आ जाएगी। और अगर आप आज़ाद हो गए और नैरेटिव आपने रद्द कर दिया है, अपना नैरेटिव बना लिया है, तो फिर तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम बहुत सारी चीज़ें इजाफी लिए फिर रहे हैं और ना हमारा मज़हब हमारी सरज़मीन से उस तरह जुड़ पाया है जिस तरह के जुड़ने का हक़ है, समझ गए। और अगर जुड़ जाता तो यहाँ पाकिस्तानी मुसलमान होता, जिस तरह हम टर्किश मुसलमान कह रहे हैं, सही है। और चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा की गिरदान जो है वो हमारे माजी की याद दिलाती और हम एहतराम करते इकबाल का बिलाशुबा। लेकिन हम इकबाल की उस शायरी से मदद लेते जो वतन से जुड़कर उसकी शायरी है। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे, है ना। तो अब ये तन्हा छोड़ने का अमल और अक्ल का पासबाने अक्ल होना, इसको एक तवाज़ुन पैदा करने की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल सही है, बहुत खूब, ज़बरदस्त। तो अच्छा, अब पाकिस्तान जो है अगर इसका बयानिया नहीं होता, देखिए ना जितने भी सुपर पावर हैं इस वक्त, वीटो पावर जिनके पास है, वो सब के पास अपना नैरेटिव है। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये कि अगर नैरेटिव ना होता, देखिए इनकलाब रूस जब आया तो वो नैरेटिव के साथ आया। हम ये समझते हैं कि कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म ने ये काम दिखाया, नहीं, वो जो लेनिन था ना, उसने मार्क्सिज्म को रशियन नैरेटिव दिया। अच्छा, यानी अगर रशियन नैरेटिव ना होता, भाई मार्क्स तो यानी सारी उसकी पर्दाख्त और उसका जो नज़रिए की पर्दाख्त हुई है वो तो बरतानिया की लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ मामला है, बरतानिया से जुड़ा हुआ मामला है। अच्छा, बरतानिया पर क्यों नहीं असर हो रहा? अगर मार्क्सिज्म इतना असरअंदाज हो सकता था तो बरतानिया पे असरअंदाज होता, फ्रांस पर और जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं उन पर होना चाहिए था। लेकिन ये बात बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह के चाय पैदा करने के लिए ढलवानी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। चावल पैदा करने के लिए एक मखसूस खित्ता और मखसूस आबियारी करनी पड़ती है उसकी। तो अब मालूम हुआ कि अगर चटागांग में जो है चाय पैदा हो रही थी तो ज़मीन ढलवानी थी, हर जगह नहीं पैदा होगी। तो इसी तरह नज़रिया जो है वो फल फूलने के भी खित्ते होते हैं, हर जगह वो नज़रिया नहीं फल फूल सकता। तो अब यहाँ जो था प्रोलेटारिया और बोर्जवा का किस्सा रूस में अरूज पर था, और उसके आपने देखा कि चाहे वो दास्तोयेव्स्की हो, चेखोव हो, तुर्गेनेव हो, टॉल्स्टॉय हो, जितने भी वहाँ के राइटर थे, उन्होंने राह हमवार की थी अपने खित्ते के तशख़्ख़ुस के हवाले से। और यानी वो तर्जुमानी करता है, उनका तमाम फिक्शन, तमाम पोइट्री उस अपने खित्ते के तशख़्ख़ुस से जुड़ी हुई है। नतीजा ये हुआ कि सारी चीज़ें उसी तरह रेडी थीं। और फिर लेनिन जैसे आदमी ने, जिसका भाई मर्डर हो गया था, उसका पूरा घराना जो था मार्क्सिस्ट था, लेकिन लेनिन ने उस मार्क्सिज्म को
रशियन नैरेटिव दिया जो सरजमीन से जुड़ गया वो फिर। और फिर हमने देखा कि वो तशख़्ख़ुस आ गया। यही काम चाइना में हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी को 100 बरस हो गए और उसका नाम उन्होंने सोशलिज्म रखा, और वो सोशलिज्म को का जो नैरेटिव है चाइनीज़ नैरेटिव दिया कम्युनिस्ट पार्टी ने, बाद अज़ां माओ के और उसके हवारियों ने। तो आपने देखा कि नैरेटिव बन जाने से चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बहुत खूब आपने अक़वाम आलम के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, तहज़ीब के और मेरे कालम हैं उसके अंदर तमाम जो है 42 कॉलम का मजमुआ है, जो किताब है बयानिया और पाकिस्तानी बयानिया, नैरेटिव एंड पाकिस्तानी नैरेटिव, उसमें सारी डिटेल है। उसमें जापान भी है, उसके अंदर रूस भी है, उसमें सारी चीज़ें हैं और किस तरह कौमों ने तरक्की की।